So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class, जिसमें आज हम लोग अपना civics का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, मेनली इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत ही मतलब स्टोरीज तुमको मिलेंगी, और ये स्टोरी जो है इस सत्य घटना पे आधारित होती है। मतलब जो भी हम इस पे स्टेट गवर्नमेंट के काम धाम पढ़ेंगे, किस तरीके से काम धाम करती है वो सारा कुछ एकदम सही है। ठीक है, तो काफ़ी नॉलेजेबल चैप्टर ही है अपना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ फटाफट। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, लाइन बाय लाइन चीज़ों को रखते हैं। 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट ओनली हमें। How the state government works. Last year, we discussed the fact that government works at 3 levels: local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से गवर्नमेंट 3 लेवल पे वर्क करती है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। 3 लेवल पर हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है। एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, एक हमारा स्टेट लेवल पे काम करती है, और एक नेशनल लेवल बोलें या फिर सेंट्रल लेवल बोलें, वहाँ पर वर्क गवर्नमेंट करती है। और हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, पंचायती सिस्टम, ये सब चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में देखें। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस क्लास में, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि स्टेट लेवल पे किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में ये कैसे काम करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म होता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, उनके मेंबर्स का क्या काम होता है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। एंड मिनिस्टर्स, MLA कौन होते हैं, मिनिस्टर्स कौन होते हैं, उनके क्या काम होते हैं, इस चैप्टर में इन चीज़ों को हम देखेंगे। हाउ टू पीपल एक्सप्रेस दियर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, और कैसे हम आम जनता जो है वो अपने व्यूज और डिमांड को किस तरीके से गवर्नमेंट के सामने रखती है और किस तरीके से वो फिर उस पर एक्शन लेते हैं। वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। हम इस क्वेश्चंस को कि किस तरीके से हम अपनी डिमांड, हम अपनी प्रॉफिट गवर्नमेंट के सामने रखते हैं और गवर्नमेंट क्या उस पर एक्शन लेती है, इन सब चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है, वो क्या है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका दायित्व है, कौन जिम्मेदार है। Look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. ये एक बच्ची है जो कि बोल रही, अरे पेपर में देखो, पेपर में लिखा हुआ है कि हमारे स्टेट में वाटर की शॉर्टेज हो रही है, वाटर की कमी हो रही है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है, इन मेनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। बहुत सारे ऐसे विलेज हैं हमारे स्टेट में जहाँ पर लोग कौन सा पानी पी रहे हैं, अनक्लीन, बहुत ही दूषित पानी, अशुद्ध पानी पी रहे हैं। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, जो नदियाँ हैं, जो नहर हैं, वो सब क्या हो गए, एकदम सूख चुके हैं। एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेज। और कई जगह तो पानी अवेलेबल ही नहीं है, ना क्लीन ना अनक्लीन। लोग क्या कर रहे हैं, दूर दराज से जा करके अपने बाल्टी, अपने डब्बे भर करके ले आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम की बात हो रही है। पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days।
3 दिन में एक बार इस पातालपुरम नाम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाटर की सप्लाई हो रही है, 3 दिन में एक बार। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पेशेंट जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लोइंग ऑफ पेशेंट का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट तैर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। ओवरफ्लोइंग मतलब होता है कि पेशेंट की भरमार है, जगह कम है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो आ रहे हैं वहाँ पर अपने इलाज कराने। अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया, और ज़्यादातर बच्चों को कौन सी बीमारी है? डायरिया बीमारी है। डायरिया बीमारी होती है मेनली जब हम लोग अशुद्ध पानी पीते हैं या अशुद्ध खाना खाते हैं, ठीक है। खाना पीना यदि शुद्ध नहीं है हमारा, मेनली पानी का ही लेते हैं, ठीक है। खाने से और भी सारी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन पानी यदि गंदा पी रहे हैं तो डायरिया के होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। आगे की कहानी, ऑन द टीवी शोज दे सेड 10 people have died from diarrhea, is that possible, can one really die from it? ये लड़की कह रही है, अरे मैं तो टीवी शोज में देखी थी कि 10 people जो हैं इस डायरिया नामक बीमारी से मर भी चुके हैं। क्या डायरिया इतनी खतरनाक बीमारी है? Who knows, just hope I don't get it. अब ये परेशान हो रही है, कह रहे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे डायरिया ना हो, मैं ये चाहती हूँ, मैं अभी जीना चाहती हूँ भाई साहब। That afternoon, उसी आफ्टरनून की बात है, my mother said not to have any iced drinks from the market. ये कह रही है कि मेरी मम्मी ने सख्त हिदायत दी है कि बाहर कहीं पर भी पानी मत पीना, कोई भी आइस्ड ड्रिंक मत पीना, कोला वगैरह जो होता है वो सब बाहर मत पीना, बहुत ही खतरनाक है इस समय। She gave one of her lectures this morning, you have to be responsible for your health, शेरेन, लड़की का नाम शेरेन है। कि कहिए कि मेरी मम्मी ने सख्त हिदायत दी है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम बड़ी हो गई हो और बाहर कुछ भी ऐसा चीज़ें खाने पीना मत जिससे तुम बीमार हो जाओ। ये लड़की हंस रही है, अरे वाह तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें बहुत डांटती हैं। सडनली स्टॉप, ये लोग आ रहे हैं, तभी तक क्या हो रहा है, एक पुलिस मैम क्या कर रही हैं, स्टॉप कह रही कि रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, हेलमेट नहीं लगाई हो साइकिल में, ठीक है। दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव घेरावड द MLA रेजिडेंस। घेरावड मतलब होता है घेराव करना, ठीक है, किसी के घर से चारों तरफ क्या करना है, घेरा बना लेना और नारेबाजी करना, तो वही हो रहा है, ठीक है। तो ये पुलिस मैम जो हो रही हैं, ये बच्चियां डर गई, इनको लगा कि हमारे हेलमेट नहीं पहना, इस वजह से रोक लिया गया है। तो पुलिस मैम ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, लोग यहाँ बाइक में नहीं पहन रहे हैं, तुम क्या पहनोगी, ठीक है। बात ऐसा है, इस वजह से मैं तुम्हें रोकी हूँ, ये रोड जो है ये ब्लॉक है क्योंकि MLA के रेसिडेंस को घेराव कर लिया गया है। MLA के रेसिडेंस को क्या कर लिया है, घेराव कर लिया। जो MLA है इस समय वो अपने घर में बैठ करके आराम से औरों का पानी पी रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, तो लोगों ने क्या कर लिया है, उनके घर को घेराव कर लिया, घर को चारों तरफ से घेर लिया है और मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे चल रहे हैं। रियली वाई हैज ही डन समथिंग, चलिए कह रही क्यों, ऐसा क्यों, क्या उन्होंने कुछ किया है? पुलिस मैम ने कहा दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज नॉट डन, उसने जो नहीं किया है उसके लिए परेशान है, उसके लिए लोग गुस्सा हैं कि तुम MLA तो बन गए हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ करने की वजह से उनका घेराव नहीं किए, कुछ गलत काम कर दिए हैं, किसी को मार पीट दिए हैं, कुछ किसी से रिश्वत ले लिए हैं, इस वजह से नहीं घेराव किए हैं, इस वजह से घेराव किए कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो अपने पद पर बैठ तो गए, कुर्सी पर बैठे तो हैं, लेकिन कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से घेराव उनके घर का हो गया है। And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. उसी में से एक थोड़ा सा वरिष्ठ जैसे ये भाई साहब हैं, ये बोल रहे हैं हम डिमांड करते हैं, उनके घर को घेराव करके वहीं चिल्ला रहे हैं कि मैं डिमांड करता हूं कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं तुरंत की तुरंत एक्शन लें कि ये क्यों इतना खराब पानी लोग पी रहे हैं, पानी की इतनी कमी क्यों हो रही है। Our MLA must take the responsibility for this, और हमारा जो MLA है जिसको हमने चुन के भेजा है वो तुरंत इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि उसके वजह से उसने कुछ काम नहीं किया, इस वजह से ऐसी दिक्कतें आई हैं। What a loud voice he has, he must be a leader or something. लड़की कह रही क्या बुलंद आवाज़ है उसकी, जो बोल रहा है कितनी तेज बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं का लीडर होगा, नेता होगा।
आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, मैंने, ये लड़की कह रही है, मैंने उनको टीवी पे भी देखा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन पार्टी का मेंबर है, मतलब जो पार्टी रूल कर रही है उसका नहीं, जो पार्टी हार गई है उसका मेंबर है, ये अपोजिशन पार्टी का लीडर है, ठीक है। हु इज एन MLA, अब MLA कौन है भाई साहब, अब हमें ये देखना है। जितनी भी स्टोरी पढ़ी सब समझ में आ गया कि क्या क्या कहानियां हुई। Who is an MLA? MLA कौन है? In the above section, you have read about some events in पातालपुरम। पातालपुरम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसके बारे में तुम्हें मोटी माटी जानकारी मिल गई है। You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. तो कलेक्टर के बारे में तुम जानते हो, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, और वही टैक्स से पूरा देश चलता है। देश में कोई आपदा आ जाती है, जैसे इस समय भी कुछ दिन पहले ही वो हुआ है, एयरप्लेन जो क्रैश करी है, ये एक आपदा ही तो है। तो उनके जो उनके फैमिली मेम्बर्स को पैसा जो दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, तो वो इसी टैक्स से दिया जाता है, ठीक है। तो और मेडिकल ऑफिसर के बारे में भी तुम सुने हो। बट हैव यू हर्ड ऑफ एन MLA एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या कभी MLA या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुने हो? तो शायद सुने हो, नहीं सुने हो तो जान जाओ MLA कौन होते हैं, कहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, क्या इन सब के काम होते हैं। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, क्या तुम अपने एरिया के MLA को जानते हो? जानते नहीं होंगे तो जान लेना, आज थोड़ा सा सर्च करना कि तुम्हारे एरिया का MLA कौन है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू, और वो किस पार्टी का है, कांग्रेस का है, भाजपा का है, सपा का है, बसपा का है, या कोई अदर पार्टी का है तुम्हारा जो MLA है। MLA किसी पार्टी का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो किस पार्टी का है जरा इसको सर्च करना। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल। MLA का फुल फॉर्म ध्यान रखना, कई बार तुमको बता दिया, M फॉर मेंबर, ऑफ, L फॉर लेजिस्लेटिव और A फॉर असेंबली। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी तुम्हारे एरिया का MLA होगा, या जो भी हमारे एरिया का MLA है, वो ऐसा नहीं है कि उसके पापा MLA थे तो वो भी MLA बन गया, ऐसा नहीं। उसको किसने चुना है? उसको आम जनता ने चुना है, आम पब्लिक ने चुना है, ठीक है। तो जो ज़्यादा वोट पाया वो MLA बन गया। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर वो क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा समझ लो कि एक क्या रहता है, एक बिल्डिंग की तरीके से होता है, एक घर की तरीके से होता है, जहाँ पर ये सारे MLA बैठते हैं। हमारे एरिया के MLA जाएंगे, तुम्हारे एरिया के MLA जाएंगे, ऐसे किसी भी एरिया के MLA सब लोग आकर के बैठेंगे और डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को, जो उस स्टेट में प्रॉब्लम चल रही होगी, उसका क्या निदान किया सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब बैठ करके सोचते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो दे देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो मेंबर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और सरकार को चुनते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। देखो, जिस पार्टी के ज़्यादा MLA रहेंगे, वो ध्यान रखना, जिस पार्टी के ज़्यादा MLA रहेंगे, गवर्नमेंट उसकी बनेगी, सरकार उसकी बनेगी, और उसी MLA में से कोई एक क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा, मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इन दिस वे वी से दैट द MLA रिप्रेजेंट पीपल, और ऐसे हम कह सकते हैं कि MLA किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ का जो MLA होगा वो तुम्ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारी जो दिक्कतें होंगी, तुम्हारी सोसाइटी की जो दिक्कतें होंगी, उसी दिक्कत को लेकर के जाएगा असेंबली में, कहेगा कि भाई साहब हाजी घर में ये प्रॉब्लम है, पनीर 2 हफ्तों से नहीं बन रही है, अक्षय सर आ नहीं रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है, तो इस संडे क्या किया जाए, अक्षय सर को बुलाया जाए, तब जाकर के पनीर बनेगी। तो ऐसा सोल्यूशन MLA क्या करेंगे, निकालेंगे। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो ये एग्जाम्पल तुमको दे दिया है कि किस तरीके से MLA ने तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुना, कि तुम्हारे घर में 2 हफ्ते से पनीर नहीं बनी, उसको लेकर के गए और लेजिस्लेटिव असेंबली में कई सारे MLA से डिस्कशन किए। तो सारे MLA ने मिलकर कहा कि अक्षय सर को तुरंत तत्काल इस संडे बुलाया जाए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो इस बुक में लिखा है।
Every state in India has a legislative assembly. Every state in India has a legislative assembly. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जितने भी स्टेट हैं अपने इंडिया में, सबके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। सबके पास एक घर है जहाँ पे ये सारे एमएलए जाते हैं, डिस्कशन करते हैं। किसका डिस्कशन करते हैं? अपनी जनता की प्रॉब्लम का, और जनता की प्रॉब्लम का डिस्कशन करके उनको सोल्यूशन देते हैं कि भाई साहब आज से आप दिक्कत में नहीं रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो जितने भी स्टेट हैं वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, डिफरेंट एरियाज में क्या है? डिवाइडेड है। एरियाज बोलो या कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलो, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बहुत ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि मैप, जो नीचे मैप दिया गया है उसको देखोगे तो हिमाचल प्रदेश क्या है? 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, वहां पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो उसको कितने में डिवाइड कर दिया गया? 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एमएलए कहते हैं प्यार से। कह रहे हैं देखो, अब सिर्फ एक स्टेट की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को कितने में डिवाइड कर दिए हैं? 68 छोटे छोटे मोटे मोटे एरियाज में डिवाइड कर दिए हैं, और हर एक एरिया से एक एमएलए आएगा जिसको वहां की जनता चुन करके भेजेगी। तो 68 एमएलए आए और आकर के बैठ गए कहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक घर की तरीके से है, सबकी अपनी अपनी कुर्सी लगी हुई है, 68 मेंबर्स बैठे हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद उससे सोल्यूशन निकलता है, फिर सोल्यूशन दिया जाता है अपनी आम जनता को। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। कह रहे हैं तुम ये नोटिस किए होगे कि पीपल जो हैं खड़े होते हैं इलेक्शन में अलग अलग पार्टी से। कोई कांग्रेस से कहता है कि पंजे को वोट देना, कोई कहता है कमल को वोट देना, कोई कहता है साइकिल को वोट देना, तो कोई कहता है हाथी को वोट देना। ठीक है, सबके अलग अलग क्या हैं? अपने पॉलिटिकल सिंबल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लो कोई, इसका नाम रख दो कुछ, क्या नाम रख देते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं? जैसे मान लो इसका नाम है कैटेफोय। ठीक है, ये कोई नाम नहीं, इसको बस मैंने ऐसे ही क्रेजी नाम ले लिया, कैटाफोय। कैटाफोय नाम की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कहां पर? कहीं पर, कोई भी एक स्टेट में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब यहां से एक ही एमएलए चुन करके लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। मान लेते हैं ये हिमाचल प्रदेश की है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है कैटाफोय। अब यहां पर 4 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, 4 लोग, 4 एमएलए बनने के लिए एक बीजेपी से खड़ा है, दूसरा कांग्रेस से है, तीसरा एसपी समाजवादी पार्टी से है, सपा जो कहते हैं, और चौथा बीएसपी से है। अब 4 लोग अपनी पार्टी से यहां पर इलेक्शन में खड़े हुए हैं कि हमें इलेक्शन जीतना है। अब जो यहां की जनता है, कैटाफोय नाम कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है, अब यदि बीजेपी को ज्यादा वोट करेगी तो बीजेपी के मेंबर, बीजेपी का जो वो आदमी है वो जीत जाएगा, वो एमएलए कहलाएगा। यदि कांग्रेस को ज्यादा वोट दे दी कैटाफोय की जनता ने तो कांग्रेस का एमएलए बनेगा। यदि समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट दे दी तो फिर क्या होगा? समाजवादी पार्टी का एमएलए बनेगा। और इस तरीके से बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती दीदी। ठीक है भाई, इस तरीके से समझ गए कि एमएलए किस तरीके से चुने जाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कई सारे मेंबर्स खड़े होते हैं, उनमें से जो ज्यादा वोट पाता है, जो ज्यादा जनता का आशीर्वाद पाता है, वो जाकर के एमएलए बनता है और कहाँ बैठता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठता है और इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता है और वहां पर रिप्रेजेंट करता है। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर? अब भाई एमएलए तुमको समझ में आएगा कि एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है, कैसे एमएलए जीत करके वहां पहुंचते हैं। जैसे कैटाफोय नाम के कॉन्स्टिट्यूएंसी लिया, यहाँ पे 4 लोग को हमने खड़ा किया, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, और जो
जो इसमें से एमएलए जो ज्यादा वोट पाया वो एमएलए बन गया और जाकर ये कहाँ बैठ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसी तरीके से कैटाफोई हो गया, एक ले लेते हैं मोया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ले लेते हैं मोया लाना, ठीक है, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्रेजी नाम ले लिया, मोया लाना। मोयलाना की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर भी 4 लोग खड़े हुए भाई, बीजेपी के, कांग्रेस के, एसपी के, बीएसपी के। यहाँ से भी जो जीतेगा, जो ज्यादा वोट पाएगा, वो जाकर के कहाँ बैठेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी तरीके से 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो 68 लोग चुन करके वहां पर पहुंच गए, कहां पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब कह रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए तो पहुंच गए, लेकिन अब किस तरीके से मिनिस्टर्स में जाते हैं भाई, अलग अलग तरीके के मिनिस्टर होते हैं ना, कहते हैं ये रेलवे मिनिस्टर हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अलग अलग तरीके के मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे चुना जाता है, मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर को। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए, बहुत ध्यान सुनो, अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in majority। कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि आधे से ज्यादा वोट पाई है, आधे से ज्यादा सीट जीती है, जैसे 68 टोटल सीट कितनी है हिमाचल प्रदेश में, 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो 68 का आधा तुम्हारा हो जाएगा 34, तो 34 + 1, ऐसी पार्टी जो कि 35, ऐसी पार्टी जिसके 35 एमएलए हैं, 35 लोग जीत करके वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचे हैं, उसी की सरकार बनती है, उसी की गवर्नमेंट बनती है। मेजॉरिटी ऑलवेज रूल्स, एक कोटेशन सुने होंगे, एक लाइन सुने होंगे, मेजॉरिटी ऑलवेज रूल्स। अगर मेजॉरिटी में हो तब तुम्हारा कहना माना जाएगा, अगर मेजॉरिटी में नहीं माइनॉरिटी में हो तब भाई साहब तुम्हारा कहना नहीं है, तब तुम अपोजिशन में बैठोगे, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए ज्यादा होते हैं उसकी सरकार बनती है, और सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि आधे से ज्यादा सीट मिले, 68 का आधा 34 से एक ज्यादा भी रहेगा तो उसकी सरकार बन जाएगी। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज अ मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में है उसी को रूलिंग पार्टी कहते हैं, और जितने भी अदर मेंबर्स और जितने एमएलए चुन के आए हैं जो अदर पार्टीज के थे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो अपोजिशन में बैठेंगे, वो सरकार की क्या करेंगे, बार बार लड़ाई झगड़ा करेंगे, बार बार वाद विवाद करेंगे, बार बार सरकार की जो पॉलिसी आएगी उसको कोसेंगे कि इस पॉलिसी में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ठीक है। ध्यान रखना, अपोजिशन का होना डेमोक्रेसी की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाता है, ठीक है। इसलिए अपोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है, अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 68 है एमएलए। यहाँ पर असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 44 एमएलए जीते थे, 2017 की बात कर रहे हैं। आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके 21 एमएलए थे। मार्क्सिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके सिर्फ 1 मेंबर जीते थे। और इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पार्टी के नहीं थे, निर्दलीय जीतते हैं, निर्दलीय रहते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं रहते, वो 2 सीट जीते थे। तो कुल मिलाकर के 68 हुई। सबसे ज्यादा सीट किसने जीती है, बीजेपी ने, तो बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, और बीजेपी की छोटे छोटे मोटे मोटे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बनेंगे। ध्यान रखना, अब जैसे ये 44 सीट पाए हैं, पाना कितना था, 34 + 1, 34 तो आधा होता है 68 का, 68 का आधा 34, आधे से एक ज्यादा पाएंगे तो सरकार बन जाएगी, लेकिन ये 44 पा गए, ठीक है, जो जितनी सीट चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा पा गए, तो इनकी तो मेजॉरिटी ऑटोमेटिक ही दिख रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये ज्यादा सीट पाए हैं, 33 सीट पाए हैं, ठीक है, मान लो ये 33 सीट पाए हैं, और बाकी सब ये सब मिला करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, मार्क्सिस्ट और अदर पार्टी मिला करके कितनी सीट पा गई है, 35 सीट,
ठीक है, ये तीनों मिला करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट, ये 35 सीट पा गई हैं। तो अगर चाहें तो ये तीनों मिल करके सरकार बना लें और भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे ज्यादा सीट, अकेले दम पर ज्यादा सीट पाई थी, उसको अपोजिशन में बैठा दें। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट। कोalition गवर्नमेंट मतलब कई सारे दल, कई सारी पार्टियां मिल करके सरकार बनाती है। ये केस, सेकंड केस समझ में आया कि मान लो पहले वाला केस समझ में आ गया, बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाई है, 44 पा गई है, तो भाई साहब वो तो ऐसे ही सरकार बना ली। लेकिन हम सेकंड केस कह रहे हैं कि मान लो बीजेपी ने 33 सीट पाई है, ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा पाई हैं 33, मान लेते हैं ये 17 पाई हैं, ये 17 पाए हैं, ये 1 पाए हैं। ठीक है, ध्यान रखना 33 बीजेपी पाई है, 17 कांग्रेस पाई है, 17 मार्क्सिस्ट पाई है और 1 अदर्स पाए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो हमें दिख रहा है बीजेपी ने पाई है। बीजेपी ने कितनी पाई है? बीजेपी ने पाई है सीट अपनी 33, लेकिन कोई भी मेजोरिटी में नहीं, मेजोरिटी में हम उसको कहेंगे जो 35 सीट पाए, 34 + 1 35 सीट पाए, जो उसको हम कहेंगे ये मेजोरिटी में है। तो इसमें अगर कांग्रेस, मार्क्सिस्ट और ये इंडिपेंडेंट जुड़ जाते हैं, कहते हैं आओ हम सब मिल करके बीजेपी की सरकार ना बनाती, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा है। अगर ये सब मिलेंगे नहीं, ये सब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, तब तो भाई बीजेपी क्या बनाए, सरकार बनाएगी। लेकिन मान लो ये तीनों आकर के एक साथ जुड़ गए, और जुड़ेंगे तो ये टोटल 35 हो जाएंगे, फिर इनकी सरकार बन जाएगी और ये 33 बीजेपी अपोजिशन में रहेगी। तो ऐसा भी होता है, ऐसे गवर्नमेंट कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, कि कई सारी पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं। चल भाई, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा भाई साहब को। आगे चलते हैं। Candidates from various political parties won the 2017 assembly election and become MLA। कह रहे हैं कई सारे कैंडिडेट्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के 2017 असेंबली इलेक्शन में जीते और फिर MLA बन गए। अलग अलग पार्टी के भी बनते हैं, जैसे इसमें तुम्हारा 44 तुम्हारे बीजेपी के हैं, 21 कांग्रेस के हैं। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस को सीटें ही नहीं मिला, कहीं कहीं जगह क्या हुए, कांग्रेस के भी MLA जीत करके पहुंचे। सिंस the total number of MLA in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority। सरकार बनाने के लिए जैसे तुम्हें बताए कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है 68 है, 98 है, 100 है, आधे से एक ज्यादा यदि उसके पास सीट है तो वो गवर्नमेंट, वो अपनी सरकार बना सकती है। तो 34 MLA से ज्यादा होने चाहिए, तो इसके पास जो 44 थे, तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ये आराम से अपनी सरकार बना लेगी। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विद 44 MLAs हैड द मेजोरिटी एंड इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। इसके पास 44 MLA थे, इस वजह से ये रूलिंग पार्टी मानी गई। ऑल अदर MLAs became द अपोजिशन। और जितने MLA थे, इनको 44 को छोड़ करके सभी के सभी क्या हो गए, अपोजिशन हो गए। अपोजिशन काम क्या होता है, जो भी सरकार पॉलिसी लाई है उसमें जो भी कमियां हैं, ठीक है, एक जो हेल्दी अपोजिशन होता है, एक अच्छा अपोजिशन होता है, वो सरकार जो भी पॉलिसी ले आए, अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको बताए, और यदि कोई अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ भी करना जरूरी है। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ मेजर अपोजिशन पार्टी। अब यहां पर देख रहे हैं कि 44 तो बीजेपी ने पाई और 21 पाई है कांग्रेस ने। तो बीजेपी के बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, 21 सीट। तो 21 कांग्रेस को हम क्या मानेंगे, मेन अपोजिशन पार्टी मानेंगे। सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द बीजेपी, among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates। अपोजिशन में मार्क्सिस्ट भी आएंगे, जो कि कितनी सीट पाए, 2 सीट पाए, क्या था मार्क्सिस्ट 1 सीट पाए हैं, और जो इंडिपेंडेंट हैं, जो किसी पार्टी से नहीं थे, वो अलग अपनी पार्टी अलग अपना लेकर के चुने थे, सिंगल पर्सन, तो वो भी अपोजिशन में आएंगे, वो भी वहां लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे और अपनी बात कहेंगे, अपने एरिया की बात कहेंगे। आफ्टर द इलेक्शंस the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister। कह रहे हैं इलेक्शन हो गया,
सारे एमएलए पहुंच गए, बीजेपी की ज्यादा एमएलए पहुंचे, तो बीजेपी के जो एमएलए हैं वो मिल करके उसी अपने में से ही एक को क्या बना देंगे, लीडर बना देंगे, और जो कि चीफ मिनिस्टर कह दिया जाए कि ये आपका चीफ मिनिस्टर है। यही जो 44 एमएलए जो बने हैं बीजेपी के गए, यही अपने में से किसी को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है, जो ज्यादा पॉपुलर होगा, जो ज्यादा अच्छे से बात कर सकता है, जो ज्यादा अच्छे से सोच सकता है, उसको क्या बना देते हैं, चीफ मिनिस्टर। इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज दियर लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो बीजेपी एमएलए ने श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर चुना, जो कि लेटर में बाद में चीफ मिनिस्टर बन गए। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर। और फिर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, उन्हीं एमएलए से कुछ मिनिस्टर्स को चुनता है कि तुम भाई साहब एजुकेशन मिनिस्टर्स, तुम भाई साहब ये फाइनेंस का काम देखोगे, तुम थोड़ा सा ये स्टेट का काम देखोगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा छोटा काम अलग अलग मिनिस्टर को देते हैं और उनको चुनते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। इलेक्शन हो गया, उसके बाद फॉर्मेलिटी एक होती है कि जो भी वहां का गवर्नर है वो स्टेट के मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, चुन पहले लिया गया है, बस ये फॉर्मेलिटी करते हैं कि ठीक है आज से श्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं। और श्री जयराम ठाकुर जिसको कहते हैं कि इनको आप ये वाला मिनिस्ट्री दे दीजिए, ये वाला मिनिस्ट्री दे दीजिए, उसको गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। तो लास्टली अपॉइंट गवर्नर करता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर, तो गवर्नर बोलोगे, गवर्नर ऑफ द स्टेट। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स और जो उनके साथ चुने गए मिनिस्टर्स हैं, ध्यान रखना एमएलए तो सिंपल लोग हो गए, जो चुन के 44 लोग गए थे, 44 लोग, उसी 44 में से एक चीफ मिनिस्टर बन गया और चीफ मिनिस्टर ने उन्हीं एमएलए से कुछ को क्या बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, बाकी सब के सब एमएलए ही रह गए, ठीक है। बात समझ में आ गई। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, और इन मिनिस्टर्स का अलग अलग अपना ऑफिस होता है, चीफ मिनिस्टर का अपना एक अलग ऑफिस होता है, आवास होता है। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meets to discuss various things। और एक एमएलए जो होते हैं वो भले ही रूलिंग पार्टी को हो या अपोजिशन पार्टी के हो, ध्यान रखना एमएलए जो होता है जरूरी नहीं कि रूलिंग पार्टी का ही हो भाई, जो 21 कांग्रेस के एमएलए हैं वो भी क्या है, एमएलए ही हैं, उनको भी जनता ने चुना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो भी जाकर के लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे। बस ये है कि इनको जो अलग इनको ऑफिस मिलता है मिनिस्टर्स को, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एमएलए गए वहां पर डिस्कशन वगैरह करते हैं। Hence some MLAs have dual responsibility। तो कुछ एमएलए होते हैं जिनको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, कुछ एमएलए हैं जिसको मिनिस्टर ही बना दिया गया, कुछ एमएलए हैं जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो उनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक मिनिस्टर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक एमएलए वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई एमएलए कहाँ से बन के आए हो, एक एरिया से ना, तो अगर वहां पे जाओगे नहीं, उनकी बात सुनोगे नहीं कि पनीर कितने दिन से नहीं बन रहा है या ये कितने दिन से नहीं हो रहा है, अगर उनकी प्रॉब्लम नहीं सुनोगे तो अगली बार वो तुमको नहीं जिताएंगे। तो उनके पास दो काम रहता है, एक तो मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर का काम करना है, जो भी चीफ मिनिस्टर देता है उन्हें करने के लिए, एक वो काम, और एक एमएलए का काम कि अपने एरिया में जाना, वहां की प्रॉब्लम्स को देखना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वन एज एन एमएलए एंड अदर एज अ मिनिस्टर। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रही है डिबेट, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट किस चीज की होगी, हमारी प्रॉब्लम्स की। कौन करेगा, अपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग पार्टी, इनके बीच में क्या होगी, डिबेट होगी। भाई रूलिंग पार्टी कहेगी हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत है, अपोजिशन पार्टी कहेगी ये देखो यहाँ पानी की कमी है, डायरिया से लोग मर रहे हैं, वो कह रहे हो सब अच्छा कर रहे हैं, ऐसा डिबेट होता है। Afreen Sujata and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building.
ज्यादातर केस में देखा जाता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्टेट के कैपिटल में होती है, जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो आफरीन, सुजाता और अदर स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं अपने स्कूल से स्टेट कैपिटल राजधानी में, और वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंच करके वहां देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो बहुत ही इंप्रेसिव बिल्डिंग दिखती है, बहुत ही साफ सुथरी एकदम क्लासिकल बिल्डिंग दिखती है। The children were excited after security checks. They were taken upstairs. Security check होता है भाई साहब, ऐसे नहीं घुस जाते हैं वहाँ, वो प्रॉपर देखते हैं कोई बम तो लेके नहीं आया है, नहीं तो बम फोड़ दे। ठीक है, तो सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो लोग वो सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, तो सीढ़ी से चढ़ करके ऊपर पहुँचते हैं। There was a gallery from where they could see the large hall below. तो जो दर्शक आते हैं देखने के लिए उनको ऊपर की सीट पे बैठाया जाता है। ठीक है, और वहां से वो नीचे की तरफ सिर करके देखते हैं जो भी डिस्कशन होता रहता है। There were rows and rows of desks. नीचे रोज में डेस्क लगी रहती है, वहां पर लोग बैठे रहते हैं और क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। This assembly was going to have a debate on a current problem. करंट प्रॉब्लम कौन है भाई, वाटर स्कार्सिटी वाली प्रॉब्लम है, इस पर ही डिस्कशन चलने वाला है। During this time, MLA can express their opinion and ask questions related to the issue or give suggestion about what should be done by the government. इस असेंबली में डिबेट हो रही है करंट प्रॉब्लम में, और MLA अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं रूलिंग पार्टी से कि आखिर आप इस प्रॉब्लम पर क्या कर रहे हैं, जरा बताइए। Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. भाई जो MLA है वो क्वेश्चन पूछेगा, किससे, जो मिनिस्टर्स हैं जिनको मिनिस्टर बना दिया गया है, तो उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, भाई साहब आप ये वाटर मैनेजमेंट वाला मिनिस्ट्री देखते हैं, तो ये बताइए, नहीं हेल्थ मिनिस्ट्री आप देखते हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं आप, और ये देखते हैं कि मतलब लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, तो वाटर की समस्या हो रही है अपने स्टेट में, लोग डायरिया से मर रहे हैं, तो आप इस तरफ क्या कर रहे हैं। तो मिनिस्टर फिर कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप यदि और कुछ ओपिनियन देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे, फिलहाल हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। ठीक है, एट लास्ट उन्हीं मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर को डिसीजन लेना पड़ता है। एमएलए फिर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, एमएलए सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकते हैं, बाकी मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर फिर डिसीजन लेते हैं कि आखिर क्या करना है। वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज चैनल्स और इन द पेपर। ये न्यूज पेपर पढ़ोगे, न्यूज चैनल्स देखोगे, तो इनके बारे में तुमको पता चलता रहेगा कि आखिर आज लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या डिस्कशन चला, किस मुद्दे पर बात चल रही है। However, whatever decisions are being taken have to be approved by the member of the legislative assembly. उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा अप्रूव किया जाता है। सारे एमएलए कहते हैं ठीक है, जो भी डिसीजन लिया गया है लग रहा है, ज्यादातर लोग लग रहा है कि सही है, तो फिर डिसीजन को आगे बढ़ाया जाता है। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. They have the main authority. और डेमोक्रेसी लोकतंत्र में ये एमएलए जो हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आस्क करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो भी टैक्स से कलेक्टेड मनी है उसको कहाँ पे खर्च करना है, किस तरीके से हम अपनी जनता का वेलफेयर कर सकते हैं, ये सब बातों को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, जो ये बच्चियां गई हैं सुजाता, क्या नाम है इनका नाम है सुजाता, आफरीन और कुछ और, तो ये सब गए हैं, ये सब डिस्कशन को देखते हैं। एमएलए 1 बोल रहे हैं, एमएलए 2 बोल रहे हैं, तो डिस्कशन को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या करेगा, तो सबसे पहले रीडिंग, बहुत ही शानदार तरीके से रीडिंग कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। उसके बाद यहाँ पर तुमको ब्लू इंक में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना, इसके आंसर जो भी तुम्हारे समझ में आए उनको भी अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करना। जरूरी नहीं सही लिखो, अच्छे से लिखो। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैप्स के बारे में दिया गया है तो मैप्स को जरा देख लेना। ठीक है, तो जितने भी तुमको क्वेश्चंस दिखाई दें, जितना आज हमने पढ़ाया है उतना अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से कर लेना। आई होप सो कि आज की क्लास तुम्हें मज़ेदार लगी होगी।
कुछ नया सीखने को मिला होगा। तुम्हें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं कि तुम्हारा एरिया का एमएलए कौन है, क्या नाम है उसका, किस पार्टी का है, ये सब भी थोड़ा सा सर्च कर लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।